साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम एक ऐसा मज़मून पढ़ने वाले हैं जो पंडित नेहरू की शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू उजागर करेगा जिनका इल्म गहरे मुताले से ही हो सकता है, और ये काम हमारे लिए साबिक़ स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो बेंगलुरु के मिलनसार अतहर अहमद ने बड़ी ही अरखरेज़ी से कर दिया है। ये मज़मून न सिर्फ पंडित नेहरू की शख्सियत का अहम अदबी और सक़ाफ़ती जायज़ा पेश करता है, बल्कि उर्दू अदब की अहमियत और तरक्की पर भी रोशनी डालता है। मिलनसार अतहर अहमद की ये तहरीर इस बात की दलील है कि नेहरू की क़ियादत का असर आज भी हमारे समाजी और सियासी ढांचे में मौजूद है। मज़मून का उन्वान है वो ज़िंदगी के ग़रीबा में था गुलाब का फूल। जदीद हिंदुस्तान के मेमारों की कहकशां में एक रोशन सितारे का नाम जवाहरलाल नेहरू है, बकौल साहिर लुधियानवी, जिसका हर सांस नए अहद का मेमार रहा। पंडित नेहरू की शख्सियत दिल नवाज भी है और पहलूदार भी। वो न सिर्फ एक पुरजोश मुजाहिद आज़ादी, दूरअंदेश सियासी रहनुमा और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले काबिल ताज़ीम वज़ीर आज़म थे, बल्कि एक रोशन दिमाग, मुफक्किर, मुदीर, मुअर्रिख और आला पाए के अदीब भी थे। नाज़रीन, ज़ुबान तरसील का एक अहम ज़रिया है। एक बाशऊर मुसन्निफ और दानिश्वर की हैसियत से पंडित नेहरू ज़ुबान के मामलात में गहरा शगफ रखते थे, लिहाजा उनकी लिसानी बसीरत का मुताला भी खाली अज़ दिलचस्पी नहीं। पंडित नेहरू तमाम सूबाई ज़ुबानों की तरक्की के हक़ में थे, लेकिन उनकी ये भी आरज़ू थी कि पूरे मुल्क के लिए एक मुश्तरका ज़ुबान भी हो। उन्होंने खुद इंग्लिस्तान में तालीम हासिल की थी। अंग्रेज़ी ज़ुबान पर गैर मामूली अबूर था। उनकी तमाम किताबें अंग्रेज़ी में ही हैं। हिंदुस्तान में भी वो अंग्रेज़ी की मकबूलियत और समाज में उसकी अफादियत का एतराफ़ तो करते हैं, मगर उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ी एक गैर मुल्की ज़ुबान है और मुल्क की ज़ुबान तो हिंदी या हिंदुस्तानी ही हो सकती है। उनका ख्याल था कि संस्कृत मुंबई नूर है, जिससे बदस्तूर हिंदुस्तान की बहुत सी ज़ुबानें रोशनी हासिल करती रहेंगी। हिंदुस्तानी ज़ुबान की तश्कील और इर्तिक़ा में फ़ारसी ने भी किरदार अदा किया है। लाज़मी तौर पर हिंदुस्तानी की बुनियाद और अज्ज़ाए ज़रूरी में कुछ संस्कृत के अल्फाज होंगे, लेकिन इसमें दीगर ज़ुबानें खुसूसन फ़ारसी, अंग्रेज़ी और दूसरी गैर मुल्की ज़ुबानों के भी अल्फाज, जुमले और ख़यालात होंगे। मुश्तरका ज़ुबान हिंदी या हिंदुस्तानी की तरक्की के लिए उन्होंने दो काम करने का मशवरा दिया। अव्वल तो ये कि दरकार और इत्मीनान बख्श तादाद में बुनियादी अल्फाज को जमा किया जाए। ये अल्फाज आम फहम हों और जिनको आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते हों, ताकि हमारी ज़ुबान का बुनियादी ज़ख़ीरा हो, और इस ज़ख़ीरे से हर उस शख्स को वाकिफ़ होना चाहिए जो हिंदुस्तान की मुश्तरका ज़ुबान जानने का ख्वाहिशमंद है। पंडित नेहरू का दूसरा मशवरा ये है कि आम फहम बुनियादी अल्फाज के ज़ख़ीरे की तरह फ़न्नी अल्फाज की भी एक फ़हरिस्त तैयार की जाए। पहले से मौजूद इस्तिलाहों के साथ नई फ़न्नी इस्तिलाहें बनाने में तसन्नो से बचा जाए। अगर ये दो फ़हरिस्तें तैयार कर ली जाएँ तो बकिया चीज़ें ज़ुबान के फ़ितरी इर्तिक़ा पर छोड़ी जा सकती हैं। सबसे अहम और ज़रूरी ये कि किसी शख्स पर खालिस अदबी हिंदी या खालिस अदबी उर्दू या दरमियानी ज़ुबान लिखने पर पाबंदी न होना चाहिए। रफ्ता रफ्ता एक नफीस और ज़ोरदार ज़ुबान पैदा होगी और ऊपर से किसी दबाव के बगैर वसअत पाएगी। मोतीलाल नेहरू ने खुद अपने लायक व फायक फर्जंद जवाहरलाल नेहरू की शादी के मौके पर 3 मुख्तलिफ दावतनामे शाया किए थे, और ये तीनों रुखे उर्दू ज़ुबान में थे। पंडित नेहरू की तमाम किताबें, बिलखुसूस लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, यानी बाप के खत बेटी के नाम, तलाश हिंद, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तारीख़ आलम की झलकियाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इनकी तारीखी और अदबी बसीरतों की शाहिद हैं। तारीख़ आलम की झलकियाँ के दिबाचे में इनकसारी के साथ रकम तराज हैं कि उन्हें मुअर्रिख होने का दावा नहीं है। बेशक वो एक तरबियत याफ्ता मुअर्रिख नहीं थे, लेकिन वो दुनिया की तारीख का गहरा शऊर रखते थे। मिसाल के तौर पर अपनी 10 बरस की बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए निजी खतूत पर मुश्तमिल किताब बाप के खत बेटी के नाम के दिबाचे में लिखते हैं कि मालूम नहीं दूसरे लड़के लड़कियों को ये पसंद आएंगे भी या नहीं, लेकिन मुझे ये उम्मीद जरूर है कि जो बच्चे भी इनको पढ़ेंगे उनके दिलों में धीरे धीरे ये ख्याल जरूर घर करेगा कि हमारी ये दुनिया एक ही खानदान मगर बहुत सी कौमों का मजमुआ है। भारत की मिट्टी में सब कुछ जज्ब कर लेने की सलाहियत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि हिंदुस्तान की हजारों बरस की तारीख में हिंदुस्तान पर अक्सर हमले हुए, तरह तरह की कौमें यहाँ आई, लेकिन जितने लोग भी यहाँ आए वो सब हिंदुस्तान के हो गए। चाहे उनका धर्म या मजहब कुछ भी रहा हो, चाहे उन्होंने अपनी राय में हिंदुस्तान को फतह किया हो, लेकिन आखिर में हिंदुस्तान ने उनको फतह कर लिया और इस तरह अपनाया कि हिंदुस्तान के सिवा पूरी दुनिया में उनका कोई और घर ही नहीं
नहीं रहा। नेहरू सियासी एकता के साथ साथ जज्बाती एकजहती के भी कायल थे। लिखते हैं कि कुछ हद तक सियासी एकता और एकजहती हासिल हो चुकी है, लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा अहम बात चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तानी अवाम की जज्बाती एकजहती चाहता हूँ ताकि हम मिलकर एक हो जाएं और एक मजबूत इकाई बन जाएं और इसके साथ साथ अपनी रंगारंगी और तनव्वु भी बाकी रखें। उनकी इस फिक्र को एजाज सिद्दीकी ने अपनी नज्म ख्वाबों का मसीहा में यूं खराज तहसीन पेश किया है कि रंग भरता रहा जो कौम की तस्वीरों में, रंग भरता रहा जो कौम की तस्वीरों में, रूह जज्बात व ख्यालात की यकजहती का। पंडित नेहरू मुतअद्दिद बार साफ लफ्ज़ों में इस ख्याल को दोहराते हैं कि आज़ाद और जदीद हिंदुस्तान की तामीर सेकुलरिज्म की बुनियाद पर होगी। हिंदुस्तान एक गैर मजहबी मुल्क होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क में कोई मजहब ही नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि तमाम मजहबों की यकसां इज़्ज़त और तमाम लोगों के लिए यकसां मौक़े हासिल होंगे, ख्वाह वो किसी भी मजहब को मानते हों। जमहूरियत की वजाहत करते हैं कि जमहूरियत का अगर कोई मतलब है तो वो है बराबरी। ऐसी बराबरी नहीं कि हर आदमी का एक ही वोट है, बल्कि माशी और समाजी बराबरी हासिल होनी चाहिए। जमहूरियत में आपस की बातचीत और समझा बुझा कर तब्दीली लाई जाती है, जोर ज़बरदस्ती और तशद्दुद के ज़रिए नहीं। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत बेहद पसंद था। लिखते हैं कि ये मसाइल को पुरअमन तरीक़े से हल करने का एक ज़रिया है। ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके तहत हम दलीलें देते हैं, बहस करते हैं और फैसले करते हैं, फिर इन फैसलों को कबूल कर लेते हैं, ख्वाह हम उनसे मुत्तफ़िक़ हों या ना हों। हकीकत तो ये है कि आज अगर हिंदुस्तान में जमहूरी तरीक़ों को रद्द करने की कोई कोशिश की गई तो इस मुल्क में इंतशार पैदा हो जाएगा और तरक्की का फौरी इम्कान ख़त्म हो जाएगा। पार्लिमानी हुकूमत में अक़लियत को निहायत अहम किरदार अदा करना होता है। कुदरती तौर पर अक्सरियत महज इस वजह से कि वो अक्सरियत में है अपनी बात मनवा लेती है, मगर वो अक्सरियत जो अक़लियत को नज़रअंदाज कर देती है वो पार्लिमानी जमहूरियत की सही रूह के मुताबिक काम नहीं करती। मैं किसी अक़ीदे या मज़हब का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन चाहे आप इसे मज़हब का नाम दीजिए या कुछ और, इंसान की खल्क़ी रूहानियत में यकीन रखता हूँ, फ़र्द के वक़ार में यकीन रखता हूँ। बक़ौल साहिर लुधियानवी, वो जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमख़ार रहा। बक़ौल अली सरदार जाफ़री, वफ़ा का ज़िक्र ही क्या उसकी बेवफ़ाई ने, वफ़ा का ज़िक्र ही क्या उसकी बेवफ़ाई ने, खिराज इश्क़ मोहब्बत किया है हमसे वसूल। वो बरहमन के जिसे मस्जिदों ने प्यार किया, वो बुत शिकन के जो बज़्म बुता में था मकबूल। नेहरू की वसीयत थी कि मरने के बाद भी कोई मजहबी रस्म अदा न की जाए, उनकी राख को महफूज न रखा जाए, उनकी मुट्ठी भर राख हिंदुस्तान की सदियों पुरानी तहजीब और तमद्दुन की अलामत गंगा नदी में बहा दी जाए, मजहबी जज्बे के तहत नहीं बल्कि सखाफती बसीरत के तहत। मज़ीद कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसको जहाज़ के ज़रिए बहुत बुलंदी से उन खेतों पर छिड़क दिया जाए जहाँ हिंदुस्तान के किसान खून पसीना एक करते हैं, ताकि मेरी खाक हिंदुस्तान की खाक में मिलकर उसका हिस्सा ऐसे बन जाए कि फिर उसे हिंदुस्तान की खाक से अलग न किया जा सके। इस वसीयत से दो बातों का पता चलता है। अव्वल तो ये कि पंडित नेहरू को मुल्क के किसानों से बेपनाह मोहब्बत थी। दुव्वम, मौत के बाद भी वो हिंदुस्तान की खाक से जुदा होना नहीं चाहते थे। बिलाशुबा पंडित नेहरू एक सच्चे देशभक्त थे। बक़ौल शायर हमीद अल्मास, ये खामोशी, ये अंधेरा, ये बेबसी की घुटन, मगर नज़र में अभी तक है रोशनी की किरण, अभी दिलों में जवाहर के दिल की है धड़कन। बहुत बहुत शुक्रिया।